आज हम हैं विजयवाड़ा में कॉटन कॉन्क्लेव में जो सॉल्वेंट और आइकोस्का ने आयोजित की है। तो आज हमारे पास सामने है अनिल बगानी जी जो सनविन ऑयल्स बॉम्बे से हैं। तो आप आज हम इनसे कुछ बात करेंगे तेलों के आगे फ्यूचर मार्केट्स की। तो अनिल जी वेलकम। थैंक यू सौरभ, कैसे हो आप? आई एम गुड। बस बढ़िया लगा आपसे फिर बात करके। काफ़ी टाइम बाद बात हो रही है। जी। सो पूछिए। अब आपको क्या लगता है ये पाम के फंडामेंटल्स आगे कैसे रहने चाहिए? हम बात करेंगे दिवाली तक की, क्योंकि जी, अब जो हमारे 2-3 महीने जो हैं वो फेस्टिवल सीजन्स हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो फिजिकल में जो कंज्यूमर डिमांड है दैट इज़ वेरी लेस। ट्रेड हो रहा है बट लोगों को एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाउ टू डू ट्रेड इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो आप जी। थोड़ा सा पाम के बारे में आप थोड़ा सा गाइड करें। जी, देखिए पाम को समझने के लिए ना हमको मतलब जिस तरीके से कोरोना के बाद में जिस तरीके का माहौल हुआ है इंडिया में और जो प्रमोशन हुआ है डोमेस्टिक ऑयल्स का, खास करके मस्टर्ड ऑयल का जो प्रमोशन हुआ है और लोगों ने जो अपने खान पान में बदलाव किए हैं, उसके कारण आपने अगर देखा रहेगा कि इंपोर्ट पे जो है काफ़ी असर पड़ा है इसका। हम्म। अगर हम देखेंगे कि पाम जो है एक डोमिनेंट प्रोफाइल रखता था इंडिया के इंपोर्ट में, तो हम्म। उसमें प्राइस की वजह से और ये खान पान के चेंजेस की वजह से ड्रेस्टिकल चेंजेस आए हैं। हम्म। तो पाम का इंपोर्ट काफ़ी कम हुआ है और अपने रीजनल जो ऑयल्स है, जो डोमेस्टिक ऑयल्स है, उनका कंजम्पशन काफ़ी हद तक बढ़ा है। और इसमें कुछ अनअकाउंटेड कंजम्पशन भी है जो अकाउंट में आता नहीं है, और जो आप देखोगे कि कोरोना के बाद में जो है वो कच्ची घानी तेल बोलो या लकड़ी के घानों से जो तेल हम्म। निकलता है लोकली, हम्म। उसका यूज़ काफ़ी बढ़ा है हम्म। और वो कोई अकाउंट में आता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे कि जो मस्टर्ड मस्टर्ड सीड का जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं, शायद 11.5 मिलियन टन, 12 मिलियन टन का, हम्म। उससे थोड़ा अधिक प्रोडक्शन है और उसका क्रशिंग भी काफ़ी, जो अकाउंटेड वैल्यू है उससे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से जो मिसमैच हो रहा है कि लोगों को लगता है कि भाई इंडिया जो है 15 मिलियन टन, 16 मिलियन टन इम्पोर्ट करेगा और उतना हो नहीं रहा है उस काइंड ऑफ इम्पोर्ट, और हम्म। जबकि अपना डिमांड जो है वो 24 मिलियन टन, 25 मिलियन टन को क्रॉस कर रहा है। तो इसकी वजह यही है कि लोगों ने रीजनल सेंट्रिक तेल यूज़ करना हम्म। चालू किया है फैमिलीज़ में, जी। जो लोकली अवेलेबल है और आपको तुरंत मतलब नॉन फिल्टर्ड ऑयल मिल जाता है। तो इस तरीके से, तो ये वजह से मतलब जो लोग जिस तरीके से इसकी गणना करते थे कि भाई कितना इंपोर्ट होना चाहिए, कितना इसका कंजम्पशन होना चाहिए, तो हम्म। कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो मिसमैच हो रहे हैं इस गैप की वजह से। अच्छा, हम अभी आते हैं पाम के ऊपर। अभी हम्म। मैंने जैसे मस्टर्ड, उसका एक रिलेटेड हाँ। ये था, इसके लिए वो बताना बहुत ज़रूरी था, हम्म। क्योंकि लोगों का हमेशा क्वेश्चन ये रहा है कि भाई पाम का इंपोर्ट इतना कम क्यों हुआ है। हम्म। दूसरा रीज़न है पाम का इंपोर्ट कम होने के लिए कि प्राइजेस। हम्म। पिछले साल अगर आपने देखा रहेगा कि सनफ्लावर ऑयल के प्राइजेस जो है वो काफ़ी डिस्काउंट पे थे पाम के अगेंस्ट, हम्म। और इवन सोयाबीन ऑयल के प्राइजेस भी काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड तो नहीं हम्म। कहूँगा, बट हाँ। मतलब या कम। कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हम्म। बेहतर स्थिति में थे। तो इस वजह से पाम जो है, और पाम के लिए दूसरी और बात है कि उनका प्रोडक्शन जो ट्री प्रोफाइल है मलेशिया में, वहाँ हम्म। पे नए ट्रीज हैं नहीं हम्म। उतने। तो वो नए ट्रीज नहीं होने के कारण और एज प्रोफाइल पेड़ों का, उनके मतलब पाम के पेड़ों का बढ़ने के कारण यील्ड जो है वो कम आ रही है, और वेदर कंडीशन भी काफ़ी हार्श थी। कोरोना के बाद में आपको लेबर्स मिल नहीं रहे थे, हम्म। तो इस वजह से उनका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो मतलब जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वो आ नहीं रही थी प्रोडक्शन में। हम्म। अब वो ना आने के कारण, और दूसरा ये है कि इंडोनेशिया के जो हमेशा हर हर साल वो बायोडीजल में मैंडेट बढ़ाते जा हम्म। रहे हैं, B35 का B37 ऑफिशियली B40 हो गया। हम्म। B40 भी अगर जनवरी से लेकर मई तक का आप देखोगे तो कंजम्पशन में दे आर ऑन रिकॉर्ड टू मीट देयर प्रोडक्शन एस्टिमेट ऑफ फॉर हम्म। 2025, जो 2025 में उनका 10.6 समथिंग मिलियन किलो लीटर का जो प्रोजेक्शन है वो हम्म। उसको मीट करते हुए दिख रहे हैं। हम्म। और अगर आप प्राइजेस देखोगे पिछले 2 महीने में, तो इंडोनेशिया के CPO प्राइजेस हमेशा से प्रीमियम पे रहे, जो डिस्काउंट पे थे मलेशिया के अगेंस्ट। हम्म। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडोनेशिया में जो है ऑल इज़ नॉट वेल अभी। हर चीज़ ऐसा, ये नहीं है कि लोग सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन वहाँ हो रहा है, हम तो माल कभी भी मिलेगा। हम्म। तो आप अगर देखोगे उनके प्रोसेसिंग मार्जिन ही नहीं है कि CPO इतना प्रीमियम पे चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ओके। CPO मिल नहीं रहा है। हम्म। हकीकत में ऑन ग्राउंड CPO नहीं मिल रहा है।
ओके। और हम लोगों भी जब ये ड्यूटी 10% कम कर दी है सीपीओ के हुँ, ऊपर और मतलब क्रूड पाम ऑयल्स के ऊपर, क्रूड ऑयल। तो नेचुरली हमारा रिफाइंड पाम ऑयल का इंपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे आ गया है अभी। हुँ, तो एक तरीके से ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी है कि चलो यहाँ से प्रोसेसिंग का मतलब सपोर्ट मिल जाता है, लोकल हुँ, इंडस्ट्री चल सकती है। बट उसी समय हमको रॉ मटेरियल मिलना काफ़ी दिक्कत वाला काम हो रहा है। हुँ, और आगे चल के जब अभी तो हम ये पीक पीक सीज़न के टाइम की बात कर रहे हैं, जब पीक सीज़न आपका खत्म हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में, हुँ, उसके बाद में आपको पाम मिलने में काफ़ी कठिनाई पैदा होगी, क्योंकि हम अभी बी 40 में हैं और बी 50 के लिए बात कर रही है इंडोनेशिया। हुँ, थोड़े वो हेजिटेंट है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। एक एक परसेंट बढ़ाना, ये 5-5 10-10% बढ़ाना किसी भी मैंडेट के लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग काम है। जब लेकिन हम जानते हैं कि इंडोनेशिया की गवर्नमेंट जो है एक बार ठान लेती तो वो करती है। हुँ, हमने पीछे भी देखा जब वो बी 20 से लेकर बी 40 तक लेके आए, हुँ, उन्होंने अपने तरीके से काफ़ी सपोर्ट किया है इंडस्ट्री को। और उनका जिस तरीके से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट रोकने का जो एक्सचेकर जो है उसको कम करने का जो प्रयास है, उसमें वो हमेशा से आगे निकलते दिखे हैं। बट टेक्नोलॉजिकली ये काफ़ी एक चैलेंज होगा उनके लिए बी 50 मूव करना, क्योंकि हर साल ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो इतना मतलब सपोर्ट करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और करेक्ट। फिर आपको जैसे जितना आप मैंडेट बढ़ाते जाओगे उतना आप एक्सपोज होते जाओगे जो फॉसिल फ्यूल्स है हुँ, या अल्टरनेटिव फ्यूल्स के प्राइजेस है उसके अगेंस्ट आपको सब्सिडी उतनी देनी पड़ेगी। अभी तो करेक्ट। उन्होंने आप देखिए कि जो सब्सिडी में भी पहले जो 100% सब्सिडी देते थे, हुँ, उन्होंने अभी 49% 51% का रेशियो कर दिया है ओके। कि जो नॉन पीएसओ और पीएसओ वाला भी आ गया है। ये हुँ, यही दर्शाता है कि जो सब्सिडी देना है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए उतना फिजिबल फिज़िबल नहीं नहीं है। है। तो हम यही देख रहे हैं कि हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजेस आए बाद में आगे चल के ये रेशियो में भी। तो बी 50 आपने अगर देखा रहेगा जब पिछली बार बी 35 से बी 40 के लिए वो गए थे, तो बी 40 के जाते टाइम पिछली जो तेजी आई थी पाम में वो इसी समय आई थी जब अगस्त से लेके तो नवंबर तक के काफ़ी तेजी चली थी, हुँ, क्योंकि उस समय हर दूसरे या तीसरे दिन मीडिया में स्टेटमेंट आता था बी हुँ, 40 रिलेटेड करेक्ट। कि हमने टेस्ट कर लिया, हम ये हुँ, इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो भी मतलब उसके हुँ, रिलेटेड जो है। तो और इसकी वजह से क्या है कि ये फंड्स ड्रिवन मार्केट है। इसका एक्चुअल सप्लाई डिमांड एक तरफ रह जाता है और फंड्स जो है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। जी। तो हम ये भी देख रहे हैं कि फंड्स जो है इस बार भी एग्रेसिव है। अगर हुँ, आप देखेंगे, आप चाइना का डीसी पाम ऑयल ट्रैक कर लीजिए, डीसी सोया ऑयल ट्रैक कर लीजिए, जेडसी रेपसीड ऑयल ट्रैक कर लीजिए, या सीबोट सोयाबीन ऑयल और या बीएमडी सीपीओ देख लीजिए। ये 5 कंपोनेंट, 5 जो डेरिवेटिव्स है, इन 5 डेरिवेटिव्स में आप अगर वॉल्यूम की अगर आप देखेंगे या ओपन इंटरेस्ट की हुँ, बात करेंगे, तो आप देखिए कि पिछले 2 महीने में या 3 महीने में जो साइकिल्स है, उसमें चाइना के जो वेजिटेबल ऑयल से ओपन इंटरेस्ट है, वो कितनी बार फ्लक्चुएट हुआ है। मतलब 2 मिलियन टन, 2.5 मिलियन टन एग्रीगेट ओपन हुँ, इंटरेस्ट आप देखिए, इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट उनका है। हुँ, और उस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी में कहीं न कहीं एक्चुअल सप्लाई डिमांड को दरकिनार रखते हुए ये मार्केट चलता है। तो हुँ, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि खाली सप्लाई एंड डिमांड को देख के ही हुँ, बातें नहीं हो रही है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ है। आप करेक्ट। देखिए ट्रम्प का जो टिल टैरिफ वॉर चल रहा है, हुँ, इतनी अनसर्टेनिटी है और इसमें जो है फंड्स जो है अपना मतलब प्ले करते हैं। तो फंड्स का जो प्लेइंग है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। तो तो अभी हम फार्म में अभी हम अगले 2 महीने की बात करें, तो केएलसी का क्या रेंज हम देखते हैं एज़ ऑफ नाउ डिमांड देखिए, के तरफ से? अभी अभी जो भी हिंज करेगा वो बी 50 के रिलेटेड जो न्यूज़ रहेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी पाम के लिए, पाम मार्केट के लिए। और हुँ, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी पिछले 2 महीने में जिस तरीके से ट्रम्प ने टैरिफ का मतलब खेल खेला है, उसमें पहले उन्होंने इंडोनेशिया पे टैरिफ जो है अभी 19% किए, उस समय मलेशिया पे 25% थे। तो हुँ, मार्केट जो है वो ये चल के चल रहा था कि इंडोनेशिया को थोड़ा फेवर है। हुँ, अभी उन्होंने मलेशिया के लिए भी 19% टैरिफ कर दिया है, तो अभी हुँ, वो नलीफाई हो गया है दोनों करेक्ट। इसके लिए। फिर इंडोनेशिया का यूरोप के साथ एग्रीमेंट हुआ है कि भाई करीबन 1 मिलियन टन ऑफ सीपीओ जो है उसको वो टैक्स नहीं लगाएंगे। हुँ, तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ट्रेड फ्लोज थोड़े डाइवर्ट होते जाएंगे। जो अमेरिका में जो पाम ऑयल जा रहा था, हुँ, वो जनवरी के बाद में उनकी 45Z बायोफ्यूल पॉलिसी में जो फीड स्टॉक का जो ऋण ऋण के लिए हाँ, जो 1 to 1 ऋण मिलता था,
हम्म। वो अभी उनको रियलाइजेशन जो है वो 50% करने की बात आ रही है। ओके। जो 50% अगर हो गया तो फीड स्टॉक के लिए जो है वो जो इम्पोर्टेड फीड स्टॉक है उतना उनको वैल्यू नहीं वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। और जो लोकली फीड स्टॉक है वो ज़्यादा कंज्यूम हो गए। तो तो ये एक आइलैंड टाइप का मार्केट बन जाएगा, जो सीबोर्ड का जो मार्केट है या यूएस का जो मार्केट है जो रिलेटेड है पाम के लिए। तो पाम के लिए मुझे जो लगता है वो ये है कि आप जो मोस्ट कंज्यूमिंग या जो की डेस्टिनेशन कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, यूरोप है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये सब कंट्रीज जो है इसमें इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली 600 से 650 थाउजेंड टन का जो इंपोर्ट आपका पाम का जारी रहेगा, हम्म। क्योंकि हमने काफ़ी वॉश आउट किया था। अगस्त का हमारा लेकिन अब कवरेज उतना ज़्यादा है नहीं। अगस्त में 8 और 9 लाख टन के आसपास पाम आ बिल्कुल, रहा वो कवरेज उतना ज़्यादा था नहीं, हमने है। काफ़ी सारा वॉश आउट कर दिया था। इस वजह से जो है मतलब पिछले आप 4-5 दिन में देखिए कि मार्जिन्स उतने फ़ेवरेबल नहीं होने के बावजूद भी हम्म। हमको लेना पड़ा तेल, क्योंकि हमारे हाथ में तेल नहीं था। और आप फेस्टिवल के लिए आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको तेल चाहिए। जो करेक्ट। भी है वो आपके शॉर्ट पोज़ीशंस जो है वो कहीं न कहीं इसको ये मतलब ऊँचे भाव में भी आपको तेल लेना पड़ रहा है। हम्म। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले अगले 2 महीने में शायद हो सकता है कि इस वजह से पाम के जो प्राइसेस है वो काफ़ी स्टेबल रह जाए। हम्म। और हम देखेंगे कि 3900 से लेके तो 4500 की जो है बड़ी रेंज रहेगी इसमें। हम्म। क्योंकि खाली आप सप्लाई डिमांड को लेके नहीं चल सकते, बहुत सारे इश्यूज और सारे उसको अफेक्ट कर रहे हैं प्राइजेस को। हम्म। जैसा मैंने फंड्स का बताया, और ये बायोफ्यूल पॉलिसी है, और यूएस की जो पॉलिसीज है, इस हम्म। वजह से वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ओके। इसको हम अगर ऐसा कंसिडर करें कि 4000 से लेके 4200 तक चलेगा, ऐसा हम बोले, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना हम 3900 से लेके 4500 का रेंज पकड़ के चले। ओके। और मोर और लेस जो मार्केट जो है वो अभी बुलिश फंडामेंटल्स पे चल रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया में टाइटनेस है। हम्म। P50 के अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो सोर्सिंग के लिए, रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए B50 कब से जाएंगे। वो प्लान कर रहे हैं अभी? उन्होंने 2026 में शुरुआती दौर में B50 अभी तक के जो रुझान है उस हिसाब से हम्म। उन्होंने कोई अभी गाइडलाइन दी नहीं है कि वो कब चालू करेंगे। ओके। बट जैसा हमने देखा कि पिछली बार भी जब वो कभी भी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन आता है तो उसको 3 महीना 4 महीना इस तरीके का समय लगता है, 6 महीने तक भी लग सकता है। हम्म। तो हम देखेंगे कि भाई मिड 2026 में अगर वो अगर P50 के लिए हम्म। जाते भी है तो उनको शायद या Q1 के बाद ही वो एप्लीकेशन अप्लीकेबल होगा। सीबोर्ड कैसे रिएक्ट करेगा? सीबोर्ड देखिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सीबोर्ड एक जो मतलब नेचुरल जो मार्केट था पहले, एक लीडर था ग्लोबल मार्केट के लिए, एक मतलब मेजर इंडेक्स था कि इसको फॉलो करते थे लोग। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये यूएस की बायोफ्यूल पॉलिसी के कारण जो है वो एक आइलैंड मार्केट बन गया है। हम्म। वो एक अपना एक अलग अपनी दुनिया में मस्त खिलाड़ी है, हम्म। उसको कोई लेना देना नहीं है दूसरों के साथ क्या हो रहा है। और अब ये 45Z बायोफ्यूल पॉलिसी आने के बाद में तो वो और भी अकेला पड़ गया है। तो ओके। अगर हमको अगर सीबोर्ड को ही देखना है तो सीबोर्ड को देखकर हमको मैक्सिमम जो है वो यूएस के मार्केट्स को ही फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ का एक्चुअल डिमांड सप्लाई क्या है। हम्म। अभी वहाँ पे जो है 45Z पॉलिसी के कारण आप देखिए कि सीबोर्ड मतलब जो सोया ऑयल जो लोकल मार्केट में है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। ओके। सीबोर्ड के अगेंस्ट ही उनके बेसिस जो है वो प्रीमियम हम्म। पे है। उसका कारण ये है कि कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि जनवरी से लेके इसकी जो है सप्लाई में काफ़ी कमी आएगी। कमी हम्म। ना होने के कारण डिमांड का ऑफटेक ज़्यादा बढ़ जाएगा। करेक्ट। तो डिमांड का ऑफटेक बढ़ जाएगा, और आपको जब इम्पोर्टेड अल्टरनेटिव फीड स्टॉक पे अगर आप नहीं मिलेंगे। हाँ, जो इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे तो नेचुरली आप लोकल फीड स्टॉक के ऊपर जाओगे। उसमें भी एक और पॉलिसी ऐसा किया है टैरिफ का कि आपने यूएस ने जो है ब्राज़ील के इंपोर्ट पे 50% टैरिफ लगा दिए है। हम्म। अब ब्राज़ील से जो इंपोर्ट होता था टैलो, वो हम्म। टैलो जो है आप सिग्निफिकेंट अमाउंट इंपोर्ट होता था, और उसको बायोडीजल में एज अ यूज। प्रीमियम फीड स्टॉक यूज़ होता था। अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो उसके प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे। करेक्ट। उसके प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे तो अल्टरनेटिव उसका इम्पैक्ट जो है सोया ऑयल पे पड़ेगा। हम्म। तो सीबीओटी सोया ऑयल अगर ये पॉलिसी ट्रम्प की जो पॉलिसी है या ईपीए की जो पॉलिसी है, 45Z बायोफ्यूल पॉलिसी कंबाइन विथ जो अगर इनका जो 5.61 बिलियन गैलन का जो मैंडेट है, हाँ। जो प्रपोज मैंडेट है, अगर उसको फाइनलाइज कर देते हैं तो निश्चित रूप से ये सीबोट सोया ऑयल के लिए एक बुलिश ट्रेंड रहेगा आगे चल के।
और तो अगर सीवर्ड बुलिश रहता है तो अर्जेंटीना के प्रीमियम जो अभी। देखिए अभी रिस्पेक्टिवली यही बात है, जब 31% अगर आपके एक्सपोर्ट टैक्सेस थे, हम्म। उस समय आप जो है मतलब अर्जेंटीना के प्रीमियम्स अगर आप देखोगे तो -400 -500 काइंड ऑफ करेक्ट। प्रीमियम थे। तो सीबोट के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिकेटर जो है वो पूरा सीबोट के रेसिप्रोकल रूप से चलता है, हम्म। तो आपको निश्चित रूप से उसमें वोलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन आप 24.5% आपके सोया ऑयल पे ऊपर एक्सपोर्ट टैक्सेस है, करेक्ट। 23% आपके एसएमई के ऊपर एक्सपोर्ट हम्म। टैक्सेस है अर्जेंटीना से। और हाँ। वो भी उन्होंने जो है वो कोई सीमित कालावधि के लिए नहीं किए है। इट्स वो इन परमानेंट। हाँ ऑलमोस्ट परमानेंट है जब तक कि अगला कोई रिवीजन आ नहीं जाता। करेक्ट। तो इस वजह से क्या है कि जब आपके पास में ऐसी सर्टेन पॉलिसी रहती है, हम्म। कोई अनसर्टेनिटी नहीं है उसमें। अभी उनको टैक्सेस 24%, 24.5% ही देना है सोया ऑयल जी। पे। तो अभी क्या होगा कि फार्मर्स जो है वो निश्चित हो गए पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कि भाई हम पॉलिसी के लिए लेके निश्चिंत है। हम्म। और जो सोइंग है वो काफ़ी बढ़ के आएगी अब इस बार, अगली बार जो भी क्रॉप के लिए उनको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए क्रॉप फेवरेबल है, हम्म। उसमें वो जरूर जाएंगे। तो अभी सोयाबीन के प्राइसेस उनके लिए, एक्सपोर्ट मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। आपने देखा रहेगा कि सोयाबीन मील का जो है चाइना को फिर से वो। उन्होंने एक्सपोर्ट चालू किया है काफ़ी हम्म। लंबे समय के बाद। तो इस तरीके का मार्केट देखते हुए सोया मिल के प्राइसेस अभी उनके काफ़ी चीप है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के जिस तरीके से मिलाई गवर्नमेंट ने जो है वो रिफॉर्म्स किए हैं, और जिस तरीके से उनका एग्री सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिस है, ये सीबोर्ड के अगेंस्ट आपको निगेटिव ही दिखेंगे। ओके तो लेकिन लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर ये 5.61 बिलियन गैलन का जो ये प्रपोज मैंडेट है वो फाइनलाइज हो जाता है, हम्म। तो ये जो जो भी यूएस का जो सोया ऑयल एक्सपोर्ट होता था, जो 0.75 मिलियन टन एक्सपोर्ट होता था, अराउंड 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट होता था, उसमें आपको कहीं पे भी एक्सपोर्ट होता हुआ दिखेगा नहीं ऑयल। तो वो जो कमी है, वो जो गैप है, वो निश्चित रूप से अर्जेंटीना उसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि ब्राज़ील के पास में जो है आपके B15 मैंडेट के कारण, और आगे भी B16 B17 के लिए जो जाएंगे, तो उस वजह से उनको, हाँ, उनका 170 मिलियन टन का जो क्रॉप है उसके कारण उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। क्रश भी अराउंड 58 मिलियन टन का उनका हो रहा है, तो उनको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस हिसाब से उनका टैलो अगर रुक जाएगा जाना, टैलो हम्म। के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई जो सोयाबीन ऑयल हम देख रहे थे, हम ये विजुअलाइज कर रहे थे कि बहुत टाइटनेस आ जाएगा ब्राज़ील से हम्म। बाहर निकलने के लिए हम्म। एक्सपोर्ट मार्केट में, वो उतना टाइटनेस नहीं वो रहेगा। टैलो यूज करेंगे। हाँ, टैलो यूज़ करेंगे, बिकॉज़ उनका टैलो का एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो हम्म। कम हो जाएगा हम्म। यूएस के रूप में, और प्राइसेस गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट मार्केट नहीं रहेगा। तो उनके लिए अल्टरनेटिव सोया ऑयल का, अल्टरनेटिव बायोफ्यूल के लिए टैलो रहेगा। सनफ्लावर का मार्केट कैसा रहेगा अगले 2 महीने? सनफ्लावर के मार्केट में देखिए, सनफ्लावर जो है अभी आप हिंज कर रहे हैं, एक तो ब्लैक सी में आप मार्केटिंग ईयर एंड में है, हम्म। काफ़ी टाइटनेस है। यूक्रेन में सनसीड है नहीं, जो सनसीड की जो अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए क्रशर्स के पास में ओनरशिप वो है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जितनी वोलेटिलिटी आपकी सोया ऑयल और पाम ऑयल में हुई है, हम्म। उतनी वोलेटिलिटी आपकी सन में नहीं हुई है। हम्म। और थोड़ा बहुत जो है कैरी ओवर फार्मर्स के सब स्टॉक है वो रशिया में है। अर्जेंटीना के पास भी स्टॉक अच्छी है। अर्जेंटीना की इस बार रिकॉर्ड जो है मतलब 2013 के जो अवेलेबल आंकड़े हैं, 2015-13 से लेकर 15 से, तो उसमें सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन इस बार है। हम्म। और हमने पिछले महीने देखा कि उनका हाईएस्ट एवर क्रश जो हुआ है वो सनफ्लावर सीड में हुआ है। अभी जुलाई में अर्जेंटीना ने करीब 1 लाख टन से ऊपर सनफ्लावर तेल का एक्सपोर्ट भी करा है, जी, शिपमेंट जी, के और द्वारा। मेजर डेस्टिनेशन इंडिया है। हम्म। इंडिया इज़ वेरी थैंकफुल कि अर्जेंटीना के मतलब जो है इतने रिकॉर्ड क्रॉप हुई है। अदरवाइज़ हम लोग अभी $1300 के ऊपर अगर प्राइसेस देख सकते थे सीआईएफ इंडिया, अगर ये हम्म। अर्जेंटीना का इतना अच्छा क्रॉप नहीं रहता था, और रशिया के पास जो है वो रिकॉर्ड बैक टू बैक 2 साल का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन नहीं रहता था, तो हम लोग शायद 1300 के ऊपर भी प्राइसेस दे सकते थे सन ऑयल के। लेकिन अभी जो है देखिए जो जिस तरीके का वेदर सिचुएशन है यूरोप में, हम्म। ब्लैक सी में, खास करके यूक्रेन, जो यूरोप से लग के जो यूक्रेन का पार्ट है, हम्म। उसमें वेदर जो है काफ़ी हार्श है। और यील्ड जो है वो जिस तरीके से सोच रहे थे कि 2.3 2.36 टन पर हेक्टेयर जो यील्ड आनी चाहिए, उतनी यील्ड या आएगी नहीं इस बार। हम्म। और यूरोप का प्रोडक्शन जितना पहले सोच रहे थे कि भाई अराउंड 11 मिलियन टन का भी प्रोडक्शन हो सकता है, वो घट के अभी 9 मिलियन टन तक आ गया है हम्म। सनसीड का। इसमें अभी भी गुंजाइश है कि वेदर के कारण यील्ड जो है वो और नुकसान हो सकता है। और हम्म। आपका
ब्लैक यूक्रेन सी, का प्रोडक्शन है वो 13.2 13.5 के लेकिन आसपास लास्ट कहीं ईयर से रुके थे। थोड़ा सा हम ज़्यादा, लास्ट ईयर का 30-35 लास्ट ईयर से लाख थोड़ा टन ज़्यादा मान रहे हैं हम। इसमें भी देखिए टेक्निकलिटी ये है कि यूक्रेन का जो सोइंग का जो मतलब रीजन है वो भी आपको रशिया के मतलब जो ऑक्युपाइड हाँ, रीजन है करेक्ट। उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि उस वजह से भी आपका लगभग 1 मिलियन टन का वेरिएशन वहाँ आ जाता है। हुँ, तो हम अगर खाली यूक्रेन की बात करें तो पिछले बार जैसे 12.5 12.6 का उनका क्रॉप था, इस समय 13.3 13.5 के रेंज में जो है उनका क्रॉप देखेंगे। तो पिछले साल के मुकाबले 1 मिलियन टन उनका ज़्यादा है। और उनका देखिए डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप के लिए वो हुँ, अभी मतलब अब उन्होंने कोटा लगा दिया है। यूरोप वालों ने जो है डायरेक्ट इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद कर दिया है यूक्रेन हाँ, से पॉलिसी के हिसाब से। तो कहीं न कहीं ये जो रुकावटें हैं और ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस वजह से यूक्रेन जो है अपने प्रिफर्ड पार्टनर जो ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, हुँ। जिनको वो ट्रेडिशनली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, तो वो एक्सपोर्ट जो है ब्लॉक हट के फिर से शुरू हो जाएगा। जुलाई में यूक्रेन ने भी इंडिया को भी काफ़ी, बिल्कुल जून यही में काफ़ी यही अच्छे यही एक्सपोर्ट कारण कर है। रहा है सुना यूरोप की था। जो पॉलिसी है, हुँ, यूरोप का जो एग्रीमेंट था यूक्रेन के साथ में हुँ, मतलब अनइंटरप्टेड एक्सपोर्ट का, हाँ, वो उन्होंने बंद किया है। इस वजह से अभी जो है और जिस तरीके से यूक्रेन भी मतलब पिछले इंश्योरेंस से बोलो जो अनसर्टेनिटी थी रेड सी में हाँ, और जो मतलब जो कॉरिडोर था कि वहाँ से वेसल आना काफ़ी डिफिकल्ट था, अभी वो रहा नहीं वैसा। हुँ, 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 तो मुझे लगता है कि सन ऑयल प्राइसेस जो है फिर भी ये सब क्रॉप सिचुएशन के कारण तीनों तेलों में या रेपसीड ऑयल भी कहे इन सब में सबसे प्रीमियम पे रहेंगे। हुँ, और इसमें हम लोगों को रेपसीड का भी देखना पड़ेगा एंगल, क्योंकि रेपसीड ऑयल जो है वो जनरली लोग उसको थोड़ा असाइड कर देते हैं। करेक्ट। लेकिन अगर आप वर्ल्ड रेपसीड मार्केट में देखिए तो जैसे अभी 35% यूएस ने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाया है। हुँ, अभी वो उनकी जो ट्रीटी है यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको और आपका कनाडा, उसके कारण कनोला के प्रोडक्ट तो वो ट्रीटी के अंदर नहीं आते, मतलब वो हुँ, ट्रीटी के अंदर आते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेंगे हुँ, 35%। लेकिन उनके जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसमें आपको कनोला में 50% का अगर रिबेट मिलता है ऋण में, हुँ, तो कहीं ना कहीं आपका वो अगर आपको कनोला अगर यूएस मार्केट में जाना है तो उसको सोया ऑयल के अगेंस्ट कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, तभी वो जा पाएगा फूड मार्केट में बोलो या बायोफ्यूल में बोलो। तो वो जो उनको जो चैलेंज आ रहा है एक्सपोर्ट करने का यूएस मार्केट में, वो कनोला या कनोला सीड कहीं ना कहीं यूरोप मार्केट में या यूएई में आपको आता दिखेगा। हुँ, तो ये जितना इंडिया के लिए नज़दीक आता जाएगा ये सीड जो है, अगर यूरोप में वो रेपसीड अगर इंपोर्ट होना शुरू हुआ चीप चीप प्राइजेस पे, तो आपको इसका असर सनफ्लावर पे भी पड़ता दिखाई देगा, पाम पे भी पड़ता दिखाई देगा। हुँ, क्योंकि जैसे जैसे ये विंटर आता जाएगा आपको रेपसीड जो है वो मोस्ट प्रिफरेबल फीड स्टॉक हो जाएगा बायोफ्यूल मेकिंग के लिए यूरोप में। ओके, तो आपको फूड के लिए जो है पाम और सोया और सन में जो है वो काफ़ी फाइट होगी वहाँ पे। हाँ, और अपने यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि विंटर अपने यहाँ पे भी आ रहा है। हुँ, और रहा सवाल इधर मेन जो कंजम्पशन सेंटर है वो है चाइना। चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना ने फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया का कनोला इंपोर्ट करना चालू कर दिया। चालू नहीं किया, टेस्टिंग हाँ, कर रहे हैं 5 टेस्टिंग। वेसल के साथ में। हुँ, अगर वो सब नॉर्म सेट हो जाते हैं, उनका कनाडा के साथ में भी वार चल रहा है, हुँ, तो हमेशा चाइना का पॉलिसी देखोगे तो वो हमेशा इस तरीके का एक अपने मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे आगे रहते हैं वो। तो उन्होंने ये सब देखते हुए आप देखिए ब्राज़ील के साथ में भी उन्होंने टाई अप किए। आप सोयाबीन का उनका ब्राज़ील का इम्पोर्ट देखिए, सोयाबीन का हुँ, ब्राज़ील से रिकॉर्ड इम्पोर्ट हुआ है इस बार। अर्जेंटीना से भी अर्जेंटीना जुलाई में से भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है। काफ़ी अच्छा 10 एक लाख टन, साढ़े यस 10 यस लाख टन बिल्कुल बिल्कुल। सोयाबीन का एक्सपोर्ट और करा। इसके साथ में वो रशिया के साथ में भी पार्टनरशिप कर रहे हैं। रशिया में भी सोयाबीन क्रॉप काफ़ी अच्छी है, हुँ, यूक्रेन में भी सोयाबीन क्रॉप काफ़ी अच्छी है। तो जो सोयाबीन का जो आउटफ्लो है और जो रेपसीड का है, ये ट्रेड फ्लो चेंज होने के कारण जो है प्राइजेस हमेशा इन जनरल पब्लिक के माइंड में अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहेगी इसकी। हुँ, ये कोई क्लियर ट्रेंड ऐसा दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप ये ट्रेड फ्लो के शिफ्टिंग के कारण जो है रेपसीड ऑयल एक मुख्य भूमिका निभाता हुआ दिखेगा इस बार। ओके। तो जो हम मेरी सबसे यही है मतलब गाइडलाइंस यही है कि आप जो है रेपसीड ऑयल को भी ट्रैक कीजिए हुँ, और बायोफ्यूल पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखिए कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि आगे आने वाले 2 महीने 3 महीने जो है खाली इंडिया के फेस्टिवल डिमांड के हिसाब से मत चलिए आप। ये सब जो है इम्पैक्टफुल थिंग्स भी आपको देखनी पड़ेगी। जी, समझ गया। तो अब हम नियर टर्म हम ये मानेंगे कि बहुत ज़्यादा मार्केट बेयरिश टोन में नहीं है। जी एक बिल्कुल।
सेफर साइड आदमी ट्रेड समझ के काम करता रहे। हाँ, और बहुत ज़्यादा इसमें एट दिस लेवल मंदे की जगह अब नहीं बनती है फॉर लेकिन रिस्क इसमें यही है, रिस्क। रिस्क जो है वो यूएस की पॉलिसीज़ के कारण ही है। अगर यूएस की पॉलिसीज़ में कहीं न कहीं अगर शिफ्ट आ गया कि ईपीए का जो 5.61 बिलियन गैलन का जो मैंडेट है, अगर उसमें छेड़छाड़ हुई और वो अगर नीचे फाइनलाइज़ किया, जैसे करेक्ट। 4.5, 4.6, तो कहीं न कहीं हमको अचानक से सीबोट सोया ऑयल में कोलैप्स तो आता ये हुआ कब दिखेगा। तक यूएस अपनी ये पॉलिसी। देखिए, ये सितंबर एंड तक उनको उनका कोई गाइडलाइन एक्चुअली है नहीं। उन्होंने हम्म। ऐसा है कि सितंबर एंड तक उनको देना है मैंडेट कहीं न कहीं एक बार फिर ओके। से, वो नवंबर तक भी कर सकते हैं। तो उनको ओके। बेसिकली 1 जनवरी से उसको अंडरस्टूड। ये करना है। तो उनको मतलब ऐसा कोई मैंडेटेड टाइम नहीं है, समझ। तो तो मतलब वो यूएस अपने की हिसाब से पॉलिसीज को हमने फॉलो करना है। यूएस की पॉलिसीज़ को, और मतलब जिस तरीके से अभी ये टैरिफ और जैसे 1 अगस्त का जो डेडलाइन है वो अभी-अभी खत्म हुआ है, और हमने देखा है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो अपनी बातों से किस तरीके से यू टर्न लेते हैं। तो करेक्ट। ये भी मतलब एक देखने वाला मुद्दा रहेगा कि जितने लोगों के साथ उन्होंने, जैसे यूरोप के साथ 15% का टैरिफ है, इंडिया के साथ 25% का है, चाइना के साथ अभी 25% है, लेकिन उनकी डील अभी भी कंफर्म नहीं हुई है कंफर्म कोई। नहीं हुई है। तो जिस तरीके से चाइना ने भी सोयाबीन इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद कर दिया है हाँ, यूएस से, यूएस है। पिछले आप 2 महीने से देखोगे तो एक हिस्टोरिकल लो है। टन का भी काम नहीं हुआ है। तो ये सब बातें जो है वो बहुत प्रभाव डालेगी। आप कहीं ना कहीं फिर से मैं रीइटरेट कर रहा हूँ इस बात को कि यूएस का जो मार्केट है वो एक आइलैंड मार्केट बन चुका है, खास करके सोयाबीन और सोया ऑयल के मार्केट्स में। उनको ये चैलेंज आएगा कि अगर आप उनको मैंडेट अगर बढ़ जाते हैं, सोया ऑयल ब्लेंडिंग मैंडेट अगर बढ़ जाते हैं, सोयाबीन की लोकल क्रशिंग बढ़ जाएंगी, तो जो सोया मिल रहेगा वो कहाँ जाएगा? करेक्ट, वो उसका सोया मिल का डिस्पोजल। वो डिस्पोजल बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इस मार्केट के लिए होना। तो यूएस की पॉलिसीज क्या रहेगी वो एक बहुत ही चैलेंजिंग थिंग है आगे चल के। चलिए अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बहुत अच्छा आउटलुक। लगा सौरभ आपसे बात करके, और हमेशा आपसे बात करके कुछ ना कुछ मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। इट्स रियली मतलब मैं आपकी ग्रोथ को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया आपसे बात करके हमेशा लगा है। थैंक यू वेरी मच।